नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इससे पहले बेसिकली बेटा मैंने एनसीईआरटी इस चैप्टर की एनसीईआरटी जो है अच्छी तरीके से डिस्कस कर दी है। तो अगर आपने वो एनसीईआरटी नहीं देखी तो बेटा पहले उसे देखो, बाद में आप सपोर्टिंग मटेरियल देखो। तो इससे क्या होगा ना, एनसीईआरटी आपकी डिटेल में डिस्कशन है, सपोर्टिंग मटेरियल क्या है, एक शॉर्ट नोट का काम करता है। तो आपको दोनों ही देखना है, लेकिन पहले एनसीईआरटी फिर आपके ये मेटल एंड नॉन मेटल सपोर्टिंग मटेरियल। तो इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में। इस चैप्टर में हम डिटेल से जानेंगे। तो एलिमेंट कैन बी क्लासिफाई एज मेटल एंड नॉन मेटल। कोई भी एनिमल जो भी एलिमेंट जो होते हैं ना, उनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मेटल बोल सकते हैं या तो उसे हम नॉन मेटल बोल सकते हैं। कौन से बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो कोई भी एलिमेंट होता है उसे हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया मेटल और नॉन मेटल। किस बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। एग्जाम्पल, सम मेटल्स को हम देखते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। इन्हें हमने मेटल क्यों बोला? तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिर हम उसे क्या बोलेंगे? मेटल। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम नॉन मेटल के, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये किसके एग्जाम्पल है बेटा? नॉन मेटल के। तो अब हम कुछ जो मैंने बताया आपको कि जानने की कोशिश करते हैं हम उनकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेटल के बारे में देख लेते हैं। लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब चमक। मेटल के अंदर क्या होता है? शाइनिंग सरफेस होता है। जब आप उसे घिसोगे ना तो उसके अंदर कैसा आ जाएगा? उसका सरफेस जो होगा ना, शाइनिंग हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं लस्ट्रस। मेटल कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। लेकिन वही नॉन मेटल देखोगे वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। लेकिन एक होता है आयोडीन। तो बेटा जो एक्सेप्शनल केस है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे आपसे पूछ ले कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, तो आप बोलोगे आयोडीन, है ना। बाकी नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, ओनली एंड ओनली मेटल ही लस्ट्रस होते हैं। हार्डनेस, मेटल क्या होते हैं? बेसिकली हार्ड होते हैं। जनरली मैंने बताया ना, हार्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट इसमें भी कुछ केसेस हैं, एक्सेप्शनल केस। जैसे मैंने बताया आपको, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इवन इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, नाइफ से भी काट सकते हैं। तो आपसे पूछेंगे कौन से मेटल है जिनको आप कट कर सकते हो थ्रू द नाइफ? तो सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये क्या है? आपके सॉफ्ट हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड भी क्या है? एक बेटा ये नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। ये नेचुरली सब्सटेंस है, ये हार्डेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। तो आपको पता चल गया बेटा, मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इसमें डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, इनमें जो सॉफ्ट होते हैं सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टेट, जो मेटल जो होते हैं ना, वो सॉलिड स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। एक्सेप्ट जो होता है मरकरी होता है ना, वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। और जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी में आपको देखने को मिलते हैं। सॉरी, सॉलिड या तो गैस में देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा है? वो लिक्विड में आपको देखने को मिलेगा। तो मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी मतलब क्या होती है बेटा? मेटल जो होते हैं ना, हाईली मेलिएबल होते हैं। मतलब उसको कोई भी मेटल लो, उसे पीट पीट के आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर क्या है? बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल मेटल है। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेलिएबल होते हैं। तो और अब हम आ जाते हैं दूसरी और प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करते हैं, जैसे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? मेटल को आप, मेटल जो होते हैं हाई डक्टाइल होते हैं, और एक मेटल को आपने किसी वायर में कन्वर्ट कर दिया, उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल क्या होता है बेटा? डक्टाइल होते हैं, ये भी हमें पता चल गया। और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल होते हैं ना बेटा, ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी भी, दोनों के ही गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे सिल्वर, कॉपर, जो सिल्वर है और जो कॉपर है ना, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ किसके हैं? हीट के हैं। लेड और मरकरी ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ खराब कंडक्टर होते हैं, है ना। तो वही नॉन मेटल जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के ही क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे आपका, लेकिन एक केस है इसमें भी, क्या है? ग्रेफाइट, ये एक्सेप्शनल केस है, ये गुड कंडक्टर है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब डेंसिटी, मेटल जो होते हैं बेटा जनरली हाई डेंस होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है।
और ये क्या होते हैं, लो डेंस होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। अब सोनरस मेटल जो होता है जनरली आवाज़ करता है ना, जब किसी से स्ट्राइक करता है, और ये क्या करते हैं, आवाज़ नहीं करता, सोनरस नहीं होते, ये सोनरस होते हैं और ये सोनरस नहीं होते। ये आपको क्लियर हो गया। ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मैंने बताया मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर में होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। और ये नॉन मेटल जो होते हैं, वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर में होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, जो हमने एसिड बेस और सॉल्ट सेकंड चैप्टर में हमने अच्छी तरीके से इसको डिस्कशन किया है। तो अब हम आ जाते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल। जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो देख ली अच्छी तरीके से, अब हम जान लेते हैं थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी। अब जो मेटल होता है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एयर के साथ। देखो मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, है ना, फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूँ तो क्या बन जाएगा आपका मेटल ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, हमने बेटा सेकंड चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया मेटल ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हमने ये सारी चीज़ें देख ली। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड द ऑक्सीजन। अब जो अलग अलग मेटल होते हैं उनकी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है जो एयर के लिए होती है। मतलब हवा, कुछ मेटल जो होते हैं जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, कुछ लेट से रिएक्ट होते हैं, कुछ नहीं रिएक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। इवन इनमें क्या होता है, अगर इन्हें खुले में रखो तो इनमें आग भी लग सकती है। तो इसको हम कहाँ पे रखते हैं, कैरोसिन में डुबा के रखते हैं। तो आपको समझिए सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, विग्रसली रिएक्ट करते हैं। अगर इनको खुले में रखो तो बेटा ये क्या कर सकते हैं, आग भी पकड़ सकते हैं। सो इसके लिए हम इसको कहाँ पे रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। देखो सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब देखो क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होती है, जिंक होती है और लेड होता है, इन पे क्या होता है ना, एक जब ये बाहर रखे होते हैं तो इन पे हल्की एयर की लेयर पड़ जाती है। तो एयर की लेयर पड़ने की वजह से हल्का सा ये ऑक्साइड तो हो जाता है, लेकिन ये क्या करता है, इन्हें आगे ऑक्साइड होने से क्या करता है, बचाता है। इन पे थिन लेयर ऑफ किसकी हो जाती है, ऑक्साइड की बन जाती है। तो इससे क्या होता है, ये फर्दर ऑक्साइड नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली। जो लोहा होता है वो जलता तो नहीं है, लेकिन जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना एकदम बारीक बारीक, वो क्या करते हैं, आग में बहुत तेज़ी से जलते हैं, विग्रसली जलते हैं, उनमें आग बहुत तेज़ी से पकड़ती है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर भी जो होता है वो बर्न तो नहीं होता, लेकिन अगर उसको एयर में रखोगे तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी, जिसे हम ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की लेयर बोलते हैं। आया समझ में आपको, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट ऑक्सीजन। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। अब एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने पहले मेटल ऑक्साइड बता दिया आपको, नॉन मेटल ऑक्साइड बता दिया है ना। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और रिएक्ट करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड प्लस बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, तो उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये चीज़ें क्लियर हो गई। एग्जाम्पल के इन्होंने दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ, तो आपका क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट प्लस वाटर निकल गया। वहीं पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ भी, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, तो क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस वाटर आपका निकल गया। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, ये आपका क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। कैसे, क्योंकि ये एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके लिए तो ये हुआ ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और प्रोड्यूस भी क्या कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, यही तो हमारी कंडीशन थी। ये आपको चीज़ें बेटा क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और अच्छे से डिस्कशन करते हैं। देखो
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या फॉर्म होगा, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और मेटल ऑक्साइड को फर्दर आप वाटर के साथ रिएक्ट करो तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। पहले तो हमने मेटल को रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ, तो आपको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड, और फिर उसमें से क्या निकली, हाइड्रोजन गैस, है ना। अब मेटल ऑक्साइड जो हमारा निकला, इसको मैंने फर्दर वाटर के साथ डिसॉल्व किया तो मेरा क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज़ अब बेटा आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है ना, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मेटल नो रिएक्शन विद, जिस ऐसे मेटल जिनका पानी के साथ कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, जैसे लेड, कॉपर और गोल्ड, सिल्वर, इनका पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। और रिएक्ट विद स्टीम, ये भाप के साथ मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। एनसीईआरटी में मैंने इसे डिटेल से लाइन बाय लाइन समझाया हुआ है, तो आपको ये शॉर्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है बेटा। सपोर्टिंग मटेरियल में इतना अच्छे से समझाया हुआ है, आप देख सकते हो। रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है कैसा, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। अब रिएक्ट विद कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्ट करते हैं मेटल, वो कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब रिएक्ट विद हॉट वाटर, जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल, उनका नाम है किसमें, मैग्नीशियम उनमें से एक आता है। अब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज द बबल ऑफ H2 स्टिक टू द सरफेस टू देयर सरफेस। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करते हैं, क्यों फ्लोट करते हैं, क्योंकि वो किससे, बबल के साथ चिपक जाते हैं। जब रिएक्शन होती है ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से समझाई हुई है वो रिएक्शन, तो उसको आपको समझना है बेटा। तो ये अच्छी तरीके से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो ये फ्लोट करते हैं पानी पे, क्यों फ्लोट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के साथ ये क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस ऊपर चिपकती है, इसके ऊपर तैरती है, इसकी वजह से क्या होते हैं, ये भी ऊपर तैरते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे सोडियम किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। जैसे कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जैसे मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे कि एल्युमिनियम रिएक्ट होता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन रिएक्ट होता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। तो अब हम आ जाते हैं आगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब बेटा जिसका कंसंट्रेशन कम होता है ना, वही बताया ना मैंने, जिसमें पानी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, वही होता है डाइल्यूट आपका। तो मेटल अगर देखो कंसनट्रेटेड एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए हम डाइल्यूट एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। अब मेटल जो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 में इसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन भी किया हुआ है। अब मेटल किसके साथ रिएक्ट हुआ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपको क्या मिला, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है, कॉपर, सिल्वर और मरकरी, ये रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। आपको ये बेटा जो रिएक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्शनल केस है बेटा, उनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। एग्जांपल जैसे आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। मैग्नीशियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये क्या है, सॉल्ट है, ये सारे के सारे सॉल्ट हैं। अब जिंक हाइड्रोजन के एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई बेटा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, मेटल सॉल्ट। अब मेटल का रिएक्शन है किसके साथ, सॉल्ट मेटल के साथ, जो मेटल सॉल्ट है ना उनके साथ रिएक्शन करेंगे, है ना। तो अभी तक हमने काफ़ी रिएक्शंस देख रहे हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं मेटल ए है और सॉल्यूशन बी है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ए मेटल बी। तो इसको कैसे हम समझेंगे, तो एक रिएक्शन दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वो डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये क्यों होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रिएक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस, देखो लेस रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। अब किसकी रिएक्टिविटी सीरीज कितनी है ये कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बोला था, आगे के चैप्टरों में मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। तो
तो द रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। देखो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से, तो इसके लिए आयरन सल्फेट बन जाएगा। आयरन किसकी जगह ले लेगा, कॉपर की, और कॉपर को क्या कर देगा, अलग थलग कर देगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो ये जैसे एरो बताया हुआ है ना, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये सबको डिस्प्लेस कर सकता है ना, तो ये सबको, ये सोडियम की जगह ले लेगा, कैल्शियम की, सबकी जगह ले लेगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, हाईली रिएक्टिव हो गया। और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया आपका, गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव, ये किसी की जगह नहीं ले पाएगा। तो ये आपको बेटा क्लियर हो गया। देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके क्या हो गए, रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपको ध्यान में रखना है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना, मोस्ट रिएक्टिव। और मिडिल रिएक्टिव में ये आ गए, और आपके लीस्ट रिएक्टिव में ये आ गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। तो आपको पता चल गया रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब आपको पता चल गया होगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अब इसको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, मेटल का किसके साथ, नॉन मेटल का रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चन आपको आते हैं ज़्यादातर। तो देखो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज अ टेंडेंसी टू अटेंड कंप्लीट फिल्ड वैलेंस शेल। अब जो रिएक्टिविटी होती है ना कोई भी एलिमेंट की, वो क्या करती है कि जो अपने जो वैलेंस शेल होते हैं ना, जो उनके लास्ट के शेल होते हैं, जैसे अभी मैं आपको करके बताऊंगा, वैलेंस शेल होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, है ना, लूज या तो गेन करके, कैसे भी करके उसको कंप्लीट करना है। जैसे आपको देखते हैं सोडियम, सोडियम का एटम नंबर क्या है, देखो 11, एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसके वैलेंस शेल कैसे होते हैं, 2, 8 और बचा कितना, 1। तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए। तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा ना अपना वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल है ना लास्ट वाला, तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कितना है, 8 है। अब यह 1 है, सॉरी, या तो ये करे 7 कहीं से ले, 7 लेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको चली जाएगी। इससे अच्छा है कि ये 1 किसी को दे दे, लूज़ कर दे। तो लूज़ कर देगा तो इसके पास ये लास्ट में 8 बच जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो यही करना पड़ेगा इसे। अब और आगे थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो एटम, एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एटम ऑफ द मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसे हम बोलते हैं कैटायन। और जो एटम जो होते हैं, एटम हमेशा क्या करते हैं, लूज करते हैं। और जो एटम जो होते हैं, द नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, उसे हम बोलते हैं एनायन। अब जैसे ये सोडियम है, मैंने बताया इसका 8 है ना, 9, इसका 1 वैलेंस शेल है ना, तो इसको 7 लेना पड़ेगा, या तो 1 दे देना चाहिए इसको। आसानी इसी में ही है, भलाई इसी में है कि 1 दे दो। तो क्या होगा, जब कोई भी लूज करता है ना तो वहाँ पे चार्ज लग जाता है प्लस। और देखो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये हो गया आपका 1, यहाँ पे हो गया। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कैसा होता है, देखो क्लोरीन के पास कितना होता है, 287, तो इसका 17 हो गया, तो 287। तो अब इसकी ये देखो, अब ये 7 देगा तो इसे एनर्जी ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन ये 1 ले ले तो ठीक है, अच्छी बात है ना। अब सोडियम इसे 1 दे देगा और ये 1 ले लेगा, तो जो लेता है ना उसे एनायन बोलते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है बेटा। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है, कैटायन और एनायन किसे बोलते हैं। ऐसे ही आपका सोल्ट, जो कॉमन सोल्ट होता है ना, वो फॉर्म होता है। अब इसने ये कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ, क्लोरीन के साथ मिल गया और Cl- बन गया, और इसके वैलेंस शेल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो हम इसे बोलेंगे क्लोराइड एनायन। ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया बेटा। जैसे ये देखो इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। अब सोडियम के पास 1 वैलेंस शेल में है और इसको 1 ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, 1 इसको दे देगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और बन जाएगा फाइनली सोडियम क्लोराइड। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि इसके पास 1 एक्स्ट्रा था ना, मैंने बताया ना 7 की कमी है, तो ये क्या करेगा, 1 इसको दे देगा ना, इसके पास 7 है। तो बस ये हो गया आपका कंप्लीट। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई बेटा। अब हम आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। अब कोई भी कंपाउंड है ना, नहीं, कोई भी कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मेटल से किसमें, नॉन मेटल में, उसी को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। मतलब एक बार वापस से समझने की कोशिश करो।
कोई भी कंपाउंड में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है मेटल में से नॉन मेटल में, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांस हुआ मेटल में से नॉन मेटल में, तो वो क्या बन जाएगा आपका आयनिक कंपाउंड या फिर कोवलेंट कंपाउंड, उसे ही हम बोलते हैं। आया समझ में? मेटल से ट्रांसफर हो रहा है नॉन मेटल में, उसी को हम क्या बोल देंगे, आयनिक कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड। तो प्लस चार्ज कहाँ पे लगता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लगता है, ये तो बेटा आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ एक बार मेरे को लिख के बताना प्लस चार्ज कब लगता है, कि लूज़ करने पे या गेन करने पे, है ना, और नेगेटिव चार्ज कब लगता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करते हैं। फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड। ये क्या होते हैं, यहाँ पे दे होना चाहिए ना, है। तो दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल। ये ब्रिटल भी देखे जाते हैं, ब्रिटल मतलब बहुत हार्ड। ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, ये जनरली भी सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन एंड पेट्रोल। इसमें तो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में क्या होते हैं, ये लोग सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपने NaCl देखा ना, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन ये पेट्रोल वगैरह में सॉल्युबल नहीं होंगे। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो सकती है, लेकिन कब पास हो सकती है, जब वो मेल्टन स्टेट में हो, मतलब लिक्विड के साथ मिले हों, लिक्विड स्टेट में हो। लेकिन सॉलिड स्टेट में होंगे तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये आपको बेटा क्लियर समझ में आ गया। अब हम समझते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। ये मेटल हमें मिलते कहाँ से है, तो कुछ मिनरल की फॉर्म में मिलते हैं, कुछ और की फॉर्म में मिलते हैं। अब मिनरल क्या होते हैं और क्या होते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड द मिनरल। जो नेचुरली हमें अर्थ के नीचे मिलते हैं, खड्डा खोद के जिसे हम निकालते हैं, उसे ही हम बोलते हैं मिनरल। ये क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं। अब हम और क्या होते हैं उसको भी जान लेते हैं। मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। अब ऐसे मिनरल जिनमें हाई परसेंटेज में क्या हो रहे हैं, पर जो मेटल के लिए आपने खोदा है उसे, जैसे आयरन के लिए खोदा है, तो आपने जो मिनरल खोदा निकाला उसमें क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है, और मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल आर कॉल्ड और। अब जिसमें से देखो, अब आपने मिनरल तो निकाल लिया, अब मिनरल में से जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, इकोनॉमिकली प्रॉफिट, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, और जिसमें हाई परसेंटेज में आपके मेटल अवेलेबल है जिस मिनरल में, है ना, उसे हम बोलेंगे क्या, और। ऐसा नहीं होना चाहिए कम प्रॉफिट हो तो फ़ायदा क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो देखो कुछ मेटल होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज, ये वेरी रिएक्टिव मेटल होते हैं, नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में हमें देखने को नहीं मिलते, तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हमें इसे निकालना पड़ता है। जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कुछ होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, जैसे मॉडरेट रिएक्टिव में क्या होती है, ये सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, या ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, या कार्बोनेट की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इसे रिड्यूसिंग करके इनको निकालते हैं, जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी। और कुछ होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, ये फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं, डायरेक्ट चलते चलते हमें मिल जाते हैं। गोल्ड, ऐसा नहीं है कि इनको रिएक्शन करके इनको सेपरेट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट हमें मिल जाते हैं। अब कुछ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल के बारे में भी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। अब मेटल को ओर में से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एनरिचमेंट ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। पहले हम क्या करते हैं, मेटल को ओर को एनरिच करते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को, और फिर उसको क्या कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं। हम सारी प्रोसेस अच्छी तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये एक सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को समझने की कोशिश करो। और निकाला आपने, उसमें कंसंट्रेशन देखोगे और का, किसी में हाई मेटल होंगे, किसी में मीडियम मेटल होंगे, और किसी में लो रिएक्टिव वाले मेटल होंगे। मतलब हाई रिएक्टिव वाले मेटल होंगे, मीडियम रिएक्टिव वाले मेटल होंगे, और लो रिएक्टिव वाले मेटल होंगे। तो हम जो मेटल विद हाई रिएक्टिव होंगे तो उसे हम क्या करेंगे, मैंने सिंपल बताया आपको, क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। जो भी हाई रिएक्टिव वाले मेटल है ना, उसको सिंपल आप इलेक्ट्रोलिसिस करो, आपको प्योर मेटल मिल जाएगा।
अब वहीं पे हम आ जाते हैं जो जहाँ पे क्या है मीडियम रिएक्टिव मेटल आपको देखने को मिलेंगे। अब मीडियम रिएक्टिव में क्या होंगे, दो टाइप के होंगे, दो टाइप के और मिलेंगे आपको, एक कार्बोनेट और होंगे, एक सल्फाइड और होंगे। कार्बोनेट और ऐसे होंगे और सल्फाइड और ऐसे होंगे, जिसमें एस होगा और कार्बोनेट होंगे। तो इसको क्या कर दोगे आप, जो देखो जो कार्बोनेट और होंगे ना उसे हम कैल्सिनेशन कर देंगे, और जो सल्फाइड और होंगे ना उसे हम क्या कर देंगे, रोस्टिंग कर देंगे। देखो सल्फाइड और को आप क्या कर दो, रोस्टिंग कर दो, और ये कार्बोनेट और को आप क्या कर दो, कैल्सिनेशन कर दो। ये मैंने एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से भी समझाया हुआ है बेटा। तो आपने कैल्सिनेशन कर दिया, रोस्टिंग कर दिया, अब इसमें से क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा आपको, फिर उसको रिडक्शन कर दो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल आपका हो जाएगा। इजी है, बिल्कुल आसान है। तो आपसे कोई पूछेगा कार्बोनेट और मिला तो आप क्या करोगे, उसे कैल्सिनेशन कर दोगे, सी कार्बोनेट कैल्सिनेशन। और सल्फाइड मिलेगा तो आपको उसको क्या कर देना है, रोस्टिंग कर देना है। अब मेटल जो रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो हमको बेसिकली सल्फाइड और की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो सल्फाइड और की फॉर्म में होंगे तो हम उसे क्या करेंगे, सिंपल रोस्टिंग कर देंगे मेटल, और फिर उसके बाद रिफाइनिंग उसकी कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। अब जो स्टेप्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स, तो उन स्टेप्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, वो समझ लो आप। गैंग क्या होती है बेटा, ये इम्प्यूरिटीज़ होती है ना, जैसे सॉइल, सैंड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है किसी और में, तो क्या होती है, गैंग कहलाती है। इम्प्यूरिटीज़ होती है जो भी हमको मेटल और में देखने को मिलती है। अब रोस्टिंग क्या होती है, मैंने बताया सल्फाइड और को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, ऑक्साइड में, बाय हीटिंग स्ट्रांगली। सल्फाइड और को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, मेटल ऑक्साइड में, लेकिन उसको क्या किया, अच्छी तरीके से हीट किया, स्ट्रॉन्ग हीट किया, तो आपको क्या मिल गया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ना, एयर की प्रेजेंस में ही होगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब कैल्सिनेशन, अब जिंक ऑक्साइड हो गया तो इसको सिंपल रिडक्शन कर दो, ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, आपको जिंक मेटल इजीली मिल जाएगा। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है, मैंने बताया कैल्सिनेशन में, कैल्सिनेशन कब होता है, जब कार्बोनेट और देखने को मिलता है। अब कार्बोनेट और को हम किस में चेंज कर देते हैं, ऑक्साइड में। उसको भी क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हीट कर देंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैल्सिनेशन हो जाएगा। तो जिंक कार्बोनेट को हमने क्या किया। अब देखो आप बोलोगे यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा इसको ज़्यादा हीट करना पड़ता है, इसको कम हीट करना पड़ता है ना। तो इसके लिए इसको कम हीट किया तो आपको जिंक ऑक्साइड मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब इसको क्या करो, रिडक्शन करो, ऑक्सीजन निकल जाएगी और आपका प्योर मेटल मिल जाएगा। रिडक्शन, वही रिडक्शन जैसे मैंने बताया आपको, रिडक्शन करो, मेटल ऑक्साइड में से क्या करो, आप सिंपल ऑक्सीजन को निकाल दो। तो ये देखो मेटल ऑक्साइड को आप या कार्बन के साथ रिएक्ट कर दो, कोई भी एजेंट के साथ, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा और जिंक आपका क्या हो जाएगा, सिंपल अलग हो जाएगा। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल हम जानने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में भी देखो, कैथोड है, एनोड है, दो ट्यूब है, इसमें एक टैंक लिया है, टैंक में क्या कर दिया आपने, एसिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया है, और फिर ये जैसे, और जो अब देखो इसको आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो एनोड है ना वो क्या है, इम्प्योर कॉपर, और कैथोड जो है स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ एसिफाइड कॉपर सल्फेट। देखो अब इसको आप प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। ऑन पासिंग थ्रू, अब देखो ये आपने सेटअप अच्छी तरीके से बता दिया। एक इन्होंने बताया जो एनोड है, कहाँ ये एनोड, ये इम्प्योर कॉपर है और ये प्योर कॉपर की स्ट्रिप है ना। इसमें आपने एक सॉल्यूशन डाल दिया जिसे हमने बोल दिया एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये टैंक है ना, और ये इम्प्योरिटीज़ है, ये तो बात की बात है। अब हमने क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रिक के थ्रू क्या कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये कैथोड है प्योर हो गया और ये एनोड इम्प्योर हो गया। अब हम इससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, पास करेंगे। अब देखो ये, अब यहाँ पे लिखो क्या लिखा हुआ है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जब हम करंट पासिंग करेंगे ना, है ना, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल होगा फ्रॉम एनोड वो डिसॉल्व हो जाएगा। एनोड क्या है, इम्प्योर ही है ना, वो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोलाइट में। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व होगा एंड इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। अब जो डिसॉल्व हुआ ना वो जाके कहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट होके जा रहा है। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है ना वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं
गैंग। तो ये अब आपको समझ में आ गया। वापस से एक बार मैं समझा देता हूँ। ये आपने टैंक लिया, इसमें आपने सॉल्यूशन डाल दिया, है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया जो कि एसिडिक था। अब इसमें आपने कैथोड लगा दी, कैथोड की जो प्योर स्ट्रिप है, और एनोड जो कि कॉपर जिसको हम रिफाइन करना है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। अब जो एनोड पे क्या होगा, इम्प्योर कॉपर होगा, वो डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होगा तो ये जो डिसॉल्व होगा ना, इसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ होगी ना वो नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो प्योर कॉपर होगा ना वो इस पे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो बस यही आपको देखना है, तो आपका क्या हो जाएगा, मेटल इजीली निकल जाएगा। अब हम आ जाते हैं कोरोजन को समझते हैं। कोरोजन क्या होता है, द सरफेस ऑफ द सम मेटल सच एज आयरन इज करोडेड। Surface of some metals such as iron is corroded when they are exposed to moist air and long period of time. This is called the corrosion. corrosion क्या होता है बेटा, जब कोई भी आयरन क्या होता है, करोड हो जाता है, कि जब उसे बाहर रखा जाए, एयर के कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, तो क्या हो जाता है, उसका सरफेस क्या हो जाता है, करोड हो जाता है। तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, करोजन। जैसे सिल्वर जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक में, जब उसे हम बाहर एयर में रखते हैं। और कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कॉपर आपका ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने बताया था आपको, पिछले चैप्टरों में बताया मैंने, जब उसको बाहर रखेंगे तो विद एयर टू फॉर्म कॉपर सिल्वर सल्फाइड, कोटिंग जो चढ़ती है ना उस पर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग चढ़ जाती है। और कॉपर जो रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो एयर इन द एयर तो गेन ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट, है ना, तो ये बन जाते हैं। अब आयरन अगर उसको एयर में रखोगे तो वो एक्वायर कर लेता है, और वो कैसे बन जाता है, ब्राउनी फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आया समझ में। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है बेटा। अब कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे ली जाए वो हमको जानने की कोशिश करना है। तो अब हम जानते हैं, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, है ना, और क्रोम प्लेटिंग, एनाडाइजिंग, मेकिंग अलॉयज। अब हम इस तरीके से करोजन से प्रिवेंशन कर सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, या क्रोम प्लेटिंग कर दो, या फिर एनाडाइजिंग कर दो, या तो फिर उसके अलॉय बना दो। अब अलॉय क्या होते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बताया था, मैं आगे के चैप्टर में डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय द कोटिंग विद थिन लेयर ऑफ द जिंक। मतलब किसी भी मेटल को आपने क्या किया, स्टील को या आयरन को, उस पर क्या कर दी, थिन लेयर ऑफ जिंक कोटिंग कर दी, तो क्या हो जाएगा, रस्टिंग नहीं होगी। अब अलॉय क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो होमोजीनियस मिक्सचर, टू और मोर मेटल क्या कर रहे हो आप, मिला दे रहे हो, मेटल या नॉन मेटल, दो मेटल या नॉन मेटल को आपने मिला दिया, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अलॉय। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब आयरन मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन कैसे बनता है, इसमें थोड़ा सा अमाउंट हम कार्बन जितना ज़्यादा मिलाएंगे उतना ज़्यादा हार्ड होता चला जाएगा। स्टील कैसे बनती है बेटा, जो आपके घरों में स्टील की थाली आती है, ये सारी चीज़ें, तो आयरन उसमें निकल डाल दो या क्रोमियम डाल दो, तो ये आपकी स्टील की थाली बन जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ब्रास कैसे बनता है, कॉपर एंड जिंक। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर एंड टीन से मिलकर बनता है आपका ब्रॉन्ज। सोल्डर कैसे बनता है, लेड एंड टीन। अमेलगम कैसे बनता है, इफ़ वन ऑफ द मेटल इज अ मरकरी, एक मेटल क्या होना चाहिए, मरकरी, और दूसरा कोई भी मेटल हो चलेगा, तो वो बन जाएगा आपका अमेलगम। तो बेटा हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पे डिस्कशन करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन कलर कोटिंग ऑफ अ कॉपर यूटेंसिल्स इज कोटेड टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके लिए, कॉपर कार्बोनेट। मैंने बताया ना अभी, कॉपर कार्बोनेट हो जाता है जब उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ती है। रस्टिंग फ्रॉम द टेक प्लेस, रस्टिंग कैसे लेती है, ऑर्डिनरी वाटर से भी ले सकती है, हाँ, डिस्टिल वाटर से भी रस्टिंग हो सकती है, तो दोनों से ही हो सकती है रस्टिंग आपकी। अब देखो, सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक ऑन डुलोंगेटेड एक्सपोजर, है ना, ऑफ एयर। जो सिल्वर है ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है बेटा, ये सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑलरेडी मैंने पीछे डिस्कस कर दिया बेटा। अब एल्यूमिनियम स्ट्रिप इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट, है ना, एल्यूमिनियम स्ट्रिप को आपने आयरन सल्फेट में डाल दिया, सॉल्यूशन चेंज
चेंज दैट इज़ ऑब्जर्व, तो उसमें कलर में चेंज होगा, ट्यूब में कुछ चेंज होगा, वार्म हो जाएगी, ऐसा कुछ चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका रिएक्शन चेंज होगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसकी प्लेस ले लेगा। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, बेटा आपको बताना है ये कमेंट सेक्शन में। तो अब हम आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। रॉकी मटेरियल फाउंड इन द ओर इज नोन एज द रॉकी मटेरियल, तो मिनरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे आपको बताना है। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, वेरी गुड। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय इज दैट ऑफ प्योर मेटल, लेस होगी ना, ऑब्वियसली बात है, लेस होगी। अब देखो, द अलॉय इन विच वन ऑफ द मेटल इज मरकरी इज नोन एज द अमेलगम, अभी मैंने बताया उसको। नॉन मेटल यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड मटीरियल, कौन सा नॉन मेटल यूज़ करते हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो आपको बताना है। जैसे पिछले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया नाइट्रोजन गैस, चलो मैं बता देता हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देखो, नेम द मेटल दैट हाईली रेजिस्टेंट टू करोजन, हाईली रेजिस्टेंस है, तो आपको मैंने बताया सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या है, हाईली रेजिस्टेंस है, इनमें कोरोजन तो होता ही नहीं है। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, मैंने बताया थिन लेयर ऑफ जिंक, तो यही बताई थी मैंने आपको। नेम द नॉन मेटल दैट इज़ यूज इन अ रॉकेट फ्यूल, कौन सा नॉन मेटल है जो हम रॉकेट फ्यूल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये आपको बताना है बेटा। अब आ जाते हैं हम, तो नेम द नॉन मेटल यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू द वेजिटेबल घी, कौन सा नॉन मेटल यूज़ होता है, तो आपको बताना है बेटा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने इसको एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गिव द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयन, मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड ही बन जाएगा, है ना। मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी अच्छी तरीके से हमने डिस्कशन कर लिया। स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल, क्योंकि उस आवाज़ करती है, वो सोनरस होती है, नॉइज़ प्रोड्यूस करती है ना, इसकी वजह से तो हम बनाते हैं। मेटल विच इज़ प्रिजर्व्ड इन कैरोसिन, कौन कौन से मेटल है, तो मैंने बताया पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली विग्रस होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। और लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल, कौन सा मैंने बताया ना, लस्ट्रस कौन होता है, तो वो होता है आपका आयोडीन, नॉन मेटल में जो होता है। और मेटल विच कैन बी मेल्ट ऑन अ पाम, कौन सा मेटल ऐसा है जो पाम पे ही मेल्ट हो सकता है, तो ये आपको बेटा खुद बताना है। अ मेटल डैश पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो बेटा मैंने ऐसे 3 मेटल आपको बताए हुए हैं, तो प्लीज़ उसको आप बताओ मुझे। नेम 2 मेटल दैट आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट, बहुत सॉफ्ट होते हैं, सोडियम लिथियम है ना, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय द एलिमेंट कॉल द आयनिक कंपाउंड। और फिर व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स जो हम अर्थ में से खड्डा खोद के निकाल लेते हैं, है ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग जिंक आयरन इज कॉल्ड ऑन आयरन, तो गैल्वेनाइजेशन इसे बोलते हैं। विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो मैंने ऐसे काफ़ी रिएक्शंस आपको बताए हैं ना, जैसे गोल्ड हो गया, चलो सिल्वर हो गया। नेम द आयन मेड बाय द नॉन मेटल कैटायन एंड एनायन, कौन सा नॉन मेटल के द्वारा बनाया जाता है, बेटा एनायन ही बनता है, ध्यान में रखना। ये मेटल जो बनाते हैं वो कैटायन होते हैं और नॉन मेटल जो बनाते हैं वो एनायन होते हैं, यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है। नॉन मेटल आपको एन माइनस की फॉर्म में देखने को मिला, मेटल आपको हमेशा प्लस की फॉर्म में देखने को मिलेगा, जैसे सोडियम मैंने प्लस लिखा था, है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रोंज इज एन अलॉय मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश, ब्रोंज किसका बनता है बेटा, कॉपर एंड टीन, वेरी गुड। नेम 2 मेटल दैट आर स्टोर्ड इन कैरोसिन, कौन से 2 मेटल हैं जो स्टोर करते हैं किसमें, कैरोसिन में, मैंने अभी आपको बताया सोडियम एंड पोटेशियम। अरेंज द कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम को आपको रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा, तो आप कर सकते हो बेटा। अब कुछ क्वेश्चन और, जैसे मैं एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बेटा, हमने अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन, अगर आपने एनसीईआरटी देख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो प्योर गोल्ड को हम ऑर्नामेंट बनाने में, गहने बनाने में यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, वो अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो वो मेल्ट हो सकता है, इसकी वजह से। तो ये सारे क्वेश्चन तो बेटा लगभग हमने
अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में भी अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से डिस्कस करूं एनसीईआरटी के और इसके भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप पूछोगे तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करके बता दूंगा। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।